अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है। देखो स्पर्म के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। सबसे पहले उसका एक हेड, एक मेन रीजन होता है, ठीक है, मेन रीजन वाला पार्ट। इस मेन रीजन के आगे यहां पे हमें बनानी है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बनानी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करके कैसे चोंच सी बनानी है। ये चोंच क्यों बनानी है? दरअसल यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है एंजाइम यहां पे? अभी उसकी बात कर लेंगे। तो यहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से। ये जो व्हाइट व्हाइट सा बहुत ज्यादा सा मैंने जो दिखा रखा है, यहाँ पे एंजाइम स्टोर्ड है, इतना सा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसका छोटा सा एक गर्दन का रीजन है, दैट मीन्स क्या हो गया? नेक रीजन हो गई। नेक रीजन के बाद ये यहां से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है पार्ट। यहाँ पे इसका माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह रहेगा, और उसके बाद ये फिर पतला हो जाएगा और इस तरीके से पूरी एक टेल बन जाएगी, ठीक है। ये टेल यहां से मोटी नहीं होती, नीचे की साइड से ये जस्ट बन गई है, कोई बात नहीं। चलो इसको मैं सही कर देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर ने सही नहीं बनाई। इस तरीके, अरे ये इस तरीके से हमारी टेल होती है, ठीक है। और यहाँ पे इंक्लूडेड होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से हमारी एनसीईआरटी पे दे रखा। रुक जाओ, क्या हो? मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसके बाद। ओके, हाँ जी। तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज एक्रोसोम। क्या है ये? एक्रोसोम। तो एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम एंजाइम का नाम है क्या? नहीं, एक्रोसोम के अंदर होता है एंजाइम। स्ट्रक्चर का नाम है एक्रोसोम, और एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होता है, ठीक है। इसके सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्यों है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई? क्योंकि ये तो एक सेल होता है ना। अभी हमने पढ़ा इसमें मियोसिस वगैरह हो रही है, तो एक तो ये तो सेल है। तो जब ये सेल है तो इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। अब ये जो येलो वाला पोर्शन जो इसके अंदर है, दिस इज बेसिकली योर न्यूक्लियस, क्योंकि जब सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा। इसके बाद आता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारी आ जाती है इसके अंदर टेल, और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कभी कभी रहता है, और उसको हम बोल देते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। तो अब आप देख पा रहे हो कि स्पर्म के बहुत ज्यादा जो बहुत ज्यादा पार्ट्स नहीं है। अब ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज हेड। दिस पार्ट इज, ये जो छोटा सा पार्ट है चुन्नू सा, दिस इज कॉल्ड एज नेक। और इसके जो नीचे वाला जितना भी पार्ट है, ये पोर्शन, ये बेसिकली टेल में आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा टेल रीजन में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखने में हमें पता लग रहा है कि स्पर्म का एक डायग्राम हमारे पास है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ करने के लिए प्रॉपर। ये 3 मार्क्स से 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, 3 से 5 नंबर। अब इसके हम एक और चीज देख लेते हैं, रुक जाओ, कुछ रह तो नहीं गया? नेक, मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्रोसोम, सब कुछ हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, देखो, हालांकि वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है पर पता होनी चाहिए। अरे हाँ, देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी लेता है फ्रक्टोज से। अब मुझे कैसे पता भाई फ्रक्टोज से एनर्जी लेता है? देखो, जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, क्या चीज बोली मैंने? सेमिनल
प्लाज्मा। अब ये सेमिनल प्लाज्मा हमने कहाँ पढ़ा था, ध्यान है, सेमिनल प्लाज्मा हमने पढ़ा था यहाँ पर सेमिनल वेसाइकल में। तो इस सेमिनल वेसाइकल का जो फ्लूइड सिक्रीट होता है, जो फ्लूइड सिक्रीट करता है, जो कि न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक नेचर यूरिन का, तो उसमें ना दरअसल वो फ्लूइड तो सिक्रीट करता ही है, साथ में फ्रक्टोज भी सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? फ्रक्टोज। और जो ये फ्रक्टोज सिक्रीट करता है, फ्रक्टोज तो एक कार्बोहाइड्रेट हो गई, तो जब ये फ्रक्टोज सिक्रिएट करता है तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये फ्रक्टोज सिक्रिएट करता है और ये ही एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया, तोड़ता है इस फ्रक्टोज को और उससे स्पर्म को एनर्जी मिलती है स्विम करने के लिए, यानी कि अपने टेल मूव करने के लिए। ठीक है, तो स्पर्म के पास एनर्जी कहां से आई? क्योंकि उसे माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहां से आया? फ्रक्टोज आया है सेमिनल वेसाइकल से, जो फ्लूइड निकलता है उसको, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्रक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, इन फैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे पता होनी चाहिए, इन द केस ऑफ रेप, रेप केस में अगर, रेप केस में अगर कोई भी जैसे विक्टिम जो होता है, तो विक्टिम के जो जेनिटल ट्रैक्ट है उसके अंदर सीमेन का जब ट्रेस निकालते हैं, तो सीमेन का ट्रेस निकालना तो बड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि ये सेल्स रहते हैं बहुत छोटे। तो हम किस चीज का टेस्ट करते हैं? अब उसमें एक्रोसोम का टेस्ट करोगे, हो सकता है स्पर्म का डेवलपमेंट प्रॉपर ना हुआ हो, है ना, हो सकता है स्पर्म का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, उसमें एक्रोसोम अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर उसका कैसे टेस्ट कर लोगे? ठीक है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के जो सेल्स हैं उसमें भी होती है। ठीक है भाई, न्यूक्लियस का वैसे भी नहीं कर सकते, सेंट्रियोल कोई मतलब नहीं है। तो और बचा क्या? फ्रक्टोज। तो हम उसमें फ्रक्टोज का टेस्ट करते हैं। तो जो रेप केसेस होते हैं उसमें हम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में या विक्टिम के जेनाइटल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज का टेस्ट करते हैं। अगर फ्रक्टोज का टेस्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब रेप इज कंफर्म, अगर वो नेगेटिव आया दैट मींस रेप इज नॉट कंफर्म। इसके बाद हमें देखना पड़ता है स्पर्म के बारे में। स्पर्म जो होता है वो जनरली फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में 72 आवर्स तक, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है, 72 आवर्स तक मैक्सिमम जिंदा रह सकता है। उससे पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम है 72। अगर 72 तक बचा रह गया तब तो हमें न्यूक्लियस मिलेगा, और न्यूक्लियस मिलेगा इसका मतलब हम डीएनए टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर न्यूक्लियस मिल गया तो मीनिंग हम डीएनए टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियस नहीं मिला तो हम डीएनए टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि रेप केस का जो भी हम मतलब जो भी रिजल्ट लेना चाह रहे हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि डीएनए नहीं मिल पाएगा, न्यूक्लियस नहीं होगा तो, है ना, इस वजह से। अच्छा, अब इसके बाद क्या चीज आती है? इसके बाद हमें यह पता होना चाहिए, एक फैक्ट पता होना चाहिए, क्या कि सिंगल इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेशन क्या होता है अभी? इजैक्यूलेशन होता है कि एक बारी में जब मेल जब स्पर्म्स रिलीज करता है एक बारी में, उसको बोलते हैं इजैक्यूलेशन। तो वन इजैक्यूलेशन कंसिस्ट, शुड कंसिस्ट ऑफ, इट शुड कंसिस्ट, अगर फर्टिलाइजेशन चाहिए तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स सिंगल इजैक्यूलेशन में होने चाहिए। ये इतने ज्यादा मिलियंस में हम क्यों ले रहे हैं फ्यूज? तो जबकि फर्टिलाइजेशन तो जबकि एक ही करना है, क्योंकि आधे से ज्यादा, नियरली 99% तो क्या हो जाएंगे? डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी कि वो खत्म हो जाएंगे। केवल 1% ही बचेंगे जो कि जाकर के फ्यूज कर जाएंगे। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। इसमें से 50% तो ऐसे, 50% से ज्यादा ऐसे होंगे जिनकी तो नॉर्मल शेप एंड साइज ही नहीं होगी। ठीक है, तो हमें कम से कम ऐसे चाहिए 60% जो कि क्या हो, जिनकी नॉर्मल शेप एंड साइज हो। 60% हमें ऐसे चाहिए इस 200-300 में से। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है उसके 60% की प्रॉपर शेप साइज होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब इस 60% में से जो 40% है, ध्यान रखना, इस 60% का 40%, बचा हुआ 40 नहीं है, 60% का 40% जो होता है वो शो करना चाहिए विग्रस मोटिलिटी।
विग्रस मोटिलिटी मतलब बहुत तेज तेज मूव करने चाहिए, ऐसा नहीं कि बस सुस्त से पड़े हुए हैं, विग्रस मोटिलिटी शो करनी चाहिए। अगर वो विग्रस मोटिलिटी शो करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये फर्टिलाइजेशन करने के कैपेबल है, अदरवाइज वो फर्टिलाइजेशन करने के कैपेबल ही नहीं है। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास 200 एक ह्यूमन मेल को 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एक इजैकुलेशन में। उसमें से 60% की प्रॉपर शेप एंड साइज होनी चाहिए। उस 60% के भी 40% में से 40% तो विग्रस मोटिलिटी मतलब बहुत तेज मूवमेंट, यानी कि बहुत तेज वो स्विम करने चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। अब देखते हैं कैसे और क्यों। देखो, जो एक पार्ट रहता है वेजाइना, उसके बाद एक पार्ट रहता है सर्विक्स, उसके बाद आता है हमारा यूट्रस, उसके बाद यहाँ पे एक ओविडक्ट, एक यहाँ पे ओविडक्ट, इस तरीके से रहता है। और फर्टिलाइजेशन जो रहता है वो लगभग लगभग इधर इस जंक्शन पे रहता है, यहाँ करवाना होता है फर्टिलाइजेशन। दिस इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो जब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इतना दूर है तो पहले तो ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाएंगे वेजाइना के थ्रू, फिर ये सर्विक्स का सर्वाइकल कैनाल, फिर ये यूट्रस के थ्रू। अब 50% इधर चले जाएंगे, 50% इधर चले जाएंगे। हो सकता है इस मंथ में, जिस मंथ प्रेगनेंसी होनी हो, ये वाली ओवरी एक्टिव है, तो जो 50% इधर गए हैं बचे हुए, यहां तक जो खत्म हुए वो तो हो गए, उसमें से बचे हुए जो 50% है वो जो यहाँ गए वो भी खत्म हो गए, क्योंकि ये गलत ओवरी में चले गए, है ना। अब बचे हुए 50% यहाँ पहुंचते पहुंचते फीमेल का जो ओविडक्ट है, फीमेल के जो इम्यूनिटी है वो भी एक्टिव होगी। तो फीमेल की इम्यूनिटी से बच बचा के जो पहुंच गया इस जोन तक, उसकी बात करते हैं। वो कितने पहुंचते हैं? लगभग लगभग 10 से 100 के बीच में होते हैं। अब आप देख रहे हो हमने कितने प्रोड्यूस करे थे, 200 से 300 मिलियन प्रोड्यूस करे थे, लेकिन असलियत में पहुंचे कितने? 10 से 100। तो लेस देन 1% पहुंचते हैं। कितने? लेस देन 1%। कि भाई हमने कहा कि चलो ठीक है, लेस देन 1%। अब सीमेन के बारे में आपने पढ़ा था, तो सीमेन क्या होता है? सीमेन इक्वल्स टू सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स। यानी कि अगर हमने केवल और केवल स्पर्म्स डाल दिए तो भी काम नहीं चलेगा, और केवल सेमिनल प्लाज्मा डाल दिया तो भी काम नहीं चलेगा। दोनों चाहिए, है ना। दोनों के दोनों चाहिए, तभी जाके हम कहेंगे सीमेन। एंड सीमेन इज द पोर्शन विच इज केपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। बाकी कोई चीज फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, केवल और केवल सीमेन फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते।